इतनी सारे अप्लायंसेस हैं जो करंट से चल रहे हैं, ठीक है, तो उनके बारे में हमें स्टडी करना है और थोड़ा सा एक बेसिक्स इसका जानना है, कुछ एक अप्लायंसेस के बारे में भी स्टडी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे, आज शुरू कर रहे हैं चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इस चैप्टर को आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, क्लास 10th में थोड़ा इसके बारे में आपने ब्रीफली पढ़ा हुआ है। हम उसी को थोड़ा सा एलैबोरेट करके पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिटेल्ड स्टडी करेंगे, ठीक है। बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो भी हम पढ़ते हैं, ठीक, वो ऐसा है जो कि यूँ मान लीजिए कि पहले तो हमने उसको अप्लाई कर लिया और उसके बाद उसके रूल्स निकाले, ठीक है। यानी पहले हम एप्लीकेशन कर चुके थे उसको देखा कि किस तरह से काम हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग हमने उसकी फ़िज़िक्स डिसाइड कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमें यही पढ़ना है कि करंट क्या होता है, कैसे जनरेट होता है। ये तो आप ऑलरेडी पढ़ के भी आए हो 10th क्लास में, ठीक है। उसी से रिलेटेड थोड़ी सी एडवांस्ड स्टडी हम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करें कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है। तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, पहले तो आप सिलेबस देखेंगे तो आपको आइडिया होगा, कुछ पार्ट इसमें से निकाल दिया है, ठीक है। लेकिन जो पार्ट हमें पढ़ना है उसमें पहले तो आएगा चार्ज क्या है। चार्ज तो आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो, चार्ज इन मोशन में यहाँ पर आप स्टडी करोगे, उसके साथ करंट को रिलेट करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस को रिलेट करोगे और साथ में डिफरेंट अप्लायंसेस के बारे में पढ़ोगे, जो कि आपको कुछ हद तक प्रैक्टिकल्स में भी करने होते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर से यूँ मान लो कि अगर आप प्रैक्टिकल्स भी कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल्स में जो ए पार्ट है प्रैक्टिकल्स का, उसमें करीब 3 या 4 प्रैक्टिकल्स आपके इस अकेले एक चैप्टर में से हैं, ठीक है। तो इन प्रैक्टिकल्स को करने के लिए आपको इसकी पहले थियोरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए और साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज इसलिए ज़रूरी है कि प्रैक्टिकल नॉलेज से आपकी थियोरी भी काम आती है। यानी थियोरी में आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो फिर आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप पहले प्रैक्टिकल्स भी साथ साथ करेंगे, ठीक है। तो अभी तो आपके पास चांस नहीं है कि आप प्रैक्टिकल्स कर सकें, पर जब भी आप स्कूल आएंगे उसके बाद हम इन प्रैक्टिकल्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने अभी तक पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या पढ़ा है हमने? जो 2 चैप्टर्स पढ़े उनमें क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी यूँ मान लीजिए कि चार्ज वॉज इन रेस्ट। हम क्या मानकर चलते थे हर जगह पर, हम ये मानकर चलते थे कि चार्ज पड़ा हुआ है, आइसोलेटेड है, अलग से पड़ा हुआ है, रखा हुआ है कहीं पर, ये हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज किस में था, रेस्ट, यानी उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं थी। तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो कि केवल स्टैटिक चार्जेस के बारे में स्टडी करती है, उसको हमने कह दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक। तो अब यहाँ क्या पढ़ना है हमें, जब चार्ज मूव करना शुरू करता है, ठीक है, मोशन ऑफ चार्ज, क्या हो जाए, चार्ज मूव करना शुरू कर दे, यानी मोशन ऑफ चार्ज हो जाए। अब मोशन ऑफ चार्ज होगा तो आपने लास्ट ईयर पढ़े हैं कि मोशन किस तरह के हो सकते हैं, 2 तरह के, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसी बेसिस पर हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि चार्ज जो है वो या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है, किससे, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है, या फिर एक्सेलरेटेड मोशन कर सकता है। क्या कर सकता है, एक्सेलरेटेड मोशन। बोर्ड क्लियर है बच्चों? कोई ऐसा तो नहीं जिसको ये लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहा है कुछ? ठीक है, क्लियर है बच्चों? एक बार बोल दें माइक ऑन करके। यस ऋषिका, ओके। देखिए, हमने अभी तक क्या पढ़ा, आवाज़ क्लियर है नहीं है, पहले तो ये बता दो। ओके, व्हाट वी हैव स्टडीड टिल चैप्टर 2 इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी हमने क्या मानकर चला, हम ये मानकर चल रहे थे चार्ज हमेशा रेस्ट है, उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है। उस कंडीशन में जो हम ब्रांच ऑफ फिज़िक्स की बात करते हैं वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद हम आते हैं चार्ज, व्हेन चार्ज मूव्स।
जब चार्ज मूव करता है तो वहाँ पर हम दो चीज़ें देखते हैं, चार्ज किस तरह से मूव कर रहा है। एक तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है और दूसरा एक्सेलरेटेड मोशन कर सकता है, ठीक है। यानी चार्ज का मोशन भी दो तरीके का हो सकता है, एक तो कांस्टेंट वेलोसिटी से और दूसरा एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब हम क्या पार्ट पढ़ना चाह रहे हैं यहाँ पर हम देखेंगे करंट। जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तो हम क्या कहेंगे कि वहाँ पर क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर यूँ मानकर चलिए कि व्हेनेवर अ चार्ज मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, क्या चार्ज मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो हम वहाँ पर जब भी चार्ज मोशन करना शुरू करेगा तो चार्ज के मोशन से ही क्या डेवलप होता है, करंट, ठीक। क्योंकि आपने करंट की डेफिनेशन भी पढ़ी होगी, अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू एन एरिया पर यूनिट टाइम, उसी को हम क्या कहते हैं, करंट। आगे पढ़ेंगे इसको। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जब चार्ज मूव कर रहा है तो हम पढ़ रहे हैं करंट। उसके अलावा एक बात और आती है यहाँ पर, दूसरी क्या, कि जब कांस्टेंट वेलोसिटी से भी मूव कर रहा है तो हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिज्म भी आ जाता है, या कह लीजिए कि हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी देखते हैं, ठीक। जब भी चार्ज मोशन में होगा तो उसके पास करंट इलेक्ट्रिसिटी तो वहाँ प्रोड्यूस होगी, नो डाउट, उसके साथ साथ मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी होंगे करंट के वहाँ पर, ठीक। यानी जब चार्ज मूव, हाँ बोलो बेटा, बोर्ड नहीं दिख रहा है, दूसरा बोर्ड भी नहीं दिख रहा है, दो जगह है बेटा, दो जगह कर रखा है बोर्ड, आपको दूसरा वाला क्या हो रहा है, धुंधला नजर आ रहा है, क्लियर नहीं है। अभी चेक करो, यस, अच्छा लेटर्स बहुत छोटे छोटे यूं दिख रहे हैं। चलिए, जो बोल रही हो वो सुन रहा है। चलिए, तो वापस एक बार इसी को हम शॉर्ट उसमें कर लेते हैं फटाफट। तो देखिए, इसमें तीन चीज़ें आप देखेंगे। चार्ज की बात हम कर रहे हैं, क्यू, यानी किसकी बात हम कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट चार्ज, ठीक है। अब क्लियर है बेटा? यस स्टूडेंट्स, अब क्लियर है? दिख रहा है अब क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे? ये स्टूडेंट्स, अब दिख रहा है बेटा क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे? हाँ प्राची, चलें आगे। तो ये स्टूडेंट्स, अब दिख रहा है बोर्ड क्लियर? चलिए, तो वापस हम आगे चलते हैं, ठीक है। हम चार्ज की बात कर रहे थे। चार्ज क्या होता है? चार्ज के साथ तीन स्टेजेस होती हैं। जब उसमें कोई वेलोसिटी नहीं हो,
ठीक। दूसरा, उसकी वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट, ठीक। और तीसरा, उसकी वेलोसिटी हो चेंजिंग, या यूँ कह लीजिए कि वेरिएबल वेलोसिटी हो। ठीक है, जब भी हम किसी चार्ज की बात कर रहे हैं, चार्ज में या तो वेलोसिटी नहीं होगी बिल्कुल भी, या किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, या फिर किसी वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करेगा। ठीक है, इसका मतलब जब चार्ज कोई मोशन नहीं कर रहा है, वेलोसिटी जीरो यानी उसका कोई मोशन नहीं है, या यूँ कह लीजिए कि चार्ज एट रेस्ट है, चार्ज इज एट रेस्ट। चार्ज किस पर है, चार्ज इज एट रेस्ट। और जब चार्ज रेस्ट पर है तो उस कंडीशन में हम जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स पढ़ते हैं दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कौन सी फिजिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, जब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक। जब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, उस कंडीशन में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं। जैसे ही चार्ज के पास कुछ वेलोसिटी आ गई यानी उसके पास मैग्नेटिक इफेक्ट्स आ गए। क्या आ गए, मैग्नेटिक इफेक्ट आ गया चार्ज के पास, यानी कुछ ना कुछ मैग्नेट वो यूँ कह लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। उसके साथ साथ जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है उसी कंडीशन में हम पढ़ते हैं करंट, इलेक्ट्रिसिटी। क्या पढ़ते हैं, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी हम कब पढ़ रहे हैं, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी आ जाते हैं। तो फिर जब वेरिएबल वेलोसिटी आती है, या यूँ कह लीजिए कि जब चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन करता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगा ही रहेगा। ठीक, उसके साथ मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी आते ही हैं, क्योंकि चार्ज है तो चार्ज के पास मैग्नेटिक इफेक्ट कब आ जाते हैं, जब वो मोशन में आ जाता है। ठीक, इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स कब रहते हैं, जब चार्ज है तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स होंगे ही होंगे। ठीक, मैग्नेटिक इफेक्ट्स किस लिए आ गए, क्योंकि वो मोशन में है इसलिए मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी आएंगे। उसके साथ साथ क्योंकि वो वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, या हम कह दें एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, तो उस कंडीशन में एक्सेलरेटेड मोशन जब भी चार्ज करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसको हम EM वेव्स भी पढ़ेंगे, जो कि आपका चैप्टर नंबर 8 है। ठीक, यानी जब चार्ज स्टैटिक है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जब चार्ज मोशन कर रहा है तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी आ जाएंगे, और उसके साथ साथ करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा कांस्टेंट वेलोसिटी पर बेस्ड है। उसके अलावा जब चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करता है उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है वहाँ पर, या यूँ कह लीजिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के भी रूल्स काम आते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी होते हैं वहाँ पर, मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी वहाँ आ रहे हैं, और साथ साथ EM वेव्स भी जनरेट हो रही हैं। ठीक, तो एक आध नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि जब चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन करता है तो क्या क्या जनरेट होता है। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो अब बात करें व्हाट इज करंट। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर सभी को, आप लिखना चाहें इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अब बात करते हैं व्हाट इज करंट। ठीक है, करंट क्या है, करंट इज, जो आपने जनरल डेफिनेशन पढ़ी है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या है, करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करंट है, इसका मतलब करंट को मैं कैसे डिफाइन करूं। ठीक, तो यहाँ पर हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं करंट को। पहले तो आपको बता दूं कि किससे डिनोट करेंगे, कहीं पर कैपिटल आई यूज़ कर लेंगे आप, ठीक, या फिर कई जगह स्मॉल आई भी यूज़ किया होगा। ठीक, सो आई इज़ द डिनोशन, करंट इज़ डिनोटेड बाय आई। ठीक, और करंट की यूनिट क्या होगी तो उसको डिफाइन करने के लिए पहले करंट को डिफाइन करें। डिफाइन तो कर चुके हैं, हम उसका फॉर्मूला बना लें। ठीक है, तो देखिए करंट को हमने क्या कहा,
करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। ठीक है, अब यहाँ पर करंट को डिफाइन करें तो इसको समझने के लिए ये मान लो कि एक कोई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है किसका? एक सिलेंडर का, या यूँ कह लीजिए कि एक वायर है। वायर नॉर्मली सिलिंड्रिकल शेप में होता है जिसकी की लेंथ बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रेडियस। ठीक है, तो मान लिया ये एक क्या है? एक वायर का पीस है। ठीक, वायर का पीस है, कॉपर का ले लो, जो भी मेटल का ही होगा। ठीक, अब यहाँ पर एक बात बताओ कि इस वायर के पीस में यहाँ पर इस जगह पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसमें क्या होंगे? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पड़े होंगे, क्योंकि मेटल है तो मेटल के पास भरमार होती है इलेक्ट्रॉन्स की, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम देखें तो पहली बात तो यहाँ पर बाहर से कोई ना कोई फोर्स लगानी पड़ेगी जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन मूव करें। अदरवाइज़ ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस मेटल के अंदर रैंडमली मूव करते रहते हैं, ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। यानी ये इलेक्ट्रॉन ऐसे है तो कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इस साइड आ जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। यानी अलग अलग डायरेक्शन में ये कंटिन्यूअस मोशन में रहते हैं। क्यों मोशन में रहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो वायर पड़ा है वो किसी न किसी टेम्परेचर पर पड़ा होगा, या यूँ कह लीजिए अगर रूम टेम्परेचर पर भी है तो भी 30 to 40 डिग्री सेल्सियस तो होगा। ठीक, तो यानी वहाँ पर कुछ ना कुछ थर्मल एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन के पास होगी और वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? यहाँ पर रैंडम मोशन करेगा, अलग अलग डायरेक्शन में मोशन करेगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या कर दें? हम बाहर से कोई बैटरी लगा दें। क्या कर दें? इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, या ये जो वायर है इसके ऊपर हमने बाहर से कोई बैटरी लगा दी। ये लगा दी, यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल। ठीक, बैटरी लगाई। बैटरी लगाने से क्या हुआ? बैटरी लगाने से इन इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगेगी। ठीक, कितनी फोर्स लगेगी? इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, या यूँ कि इस डायरेक्शन में नहीं। बैटरी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती है? इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, उसका पॉजिटिव टर्मिनल। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस वायर में, इन इलेक्ट्रॉन्स को इस डायरेक्शन में मूव कराएगी। ठीक, इस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो हम क्या कहेंगे? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में हम कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन मानते हैं। क्या मानते हैं? कन्वेंशनल करंट, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, आई मस्ट राइट, डायरेक्शन ऑफ conventional current is opposite to motion of electrons। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के ऑपोजिट होगी कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन। तो ये बैटरी क्या कर रही है? इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी डायरेक्शन में खींच रही है। ठीक, और इलेक्ट्रॉन्स जब इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि इस वायर के अक्रॉस इस डायरेक्शन में करंट आई फ्लो हो रहा है। ठीक, अब कितना करंट फ्लो हो रहा है? तो उसको करंट को हमने डिफाइन किया था रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक, तो यहाँ पर चार्ज कैरियर्स कौन है? इलेक्ट्रॉन्स, यही मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इस एरिया से, ये जो हमने एरिया शेडेड कर दिया, ठीक, इस एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हुए? ठीक, पर यूनिट टाइम। इस एरिया में भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इधर। ठीक, तो पर यूनिट टाइम, यानी जब टाइम 1 सेकेंड होगा उस कंडीशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स इस क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस कर जाएंगे? दैट इज करंट। ठीक, तो यानी करंट को हम कैसे लिखते हैं? आई, चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक, चार्ज कैसे लिखेंगे? चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहाँ चार्ज जाएगा किसके थ्रू? इलेक्ट्रॉन्स ही फ्री कैरियर्स हैं चार्ज के, तो इलेक्ट्रॉन्स जितने जा रहे हैं उसके बेसिस पर मैं लिख सकती हूँ करंट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन एरिया डिवाइडेड बाय टाइम टेकन।
ठीक, यानी Q को मैं N इंटू E लिख सकती हूँ, ये आपने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में भी। ठीक, तो यानी करंट का एक फॉर्मूला जो हमने लिख लिया दैट इज चार्ज अपॉन टाइम, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय टाइम। ये तो हो गया जनरल एक फॉर्मूला जो आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो। आपको यहाँ पर दो चीज़ें मिलेंगी, एक तो मिलेगा आई एवरेज, ठीक, और एक वर्ड आपको मिलेगा आई इंस्टेंटेनियस। क्या मिलेगा? आई एवरेज एंड आई इंस्टेंटेनियस। तो इन दोनों का मतलब आपने अगर एवरेज और इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ को आपने 11th में प्रॉपरली पढ़ा है, चाहे वो वेलोसिटी से रिलेटेड हो चाहे वो स्पीड से रिलेटेड हो, तो एवरेज का क्या मतलब होता है? टोटल वन फिजिकल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल अदर फिजिकल क्वांटिटी, यही होता है। ठीक, तो यहाँ पर चार्ज एवरेज को कैसे डिफाइन करेंगे? टोटल चेंज इन चार्ज, टोटल चार्ज Q पास्ड थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया इन टोटल टाइम T। यानी जब हम एवरेज लिखेंगे तो हम क्या कहेंगे? डेल्टा Q बाय डेल्टा T। ठीक, उसके बाद इंस्टेंटेनियस वैल्यू का क्या मतलब है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब हो जाता है कि जहाँ पर डेल्टा T टेंड्स टू हो जाए 0, टाइम कितना हो जाए? बिल्कुल एक पॉइंट। ठीक है, तो डेल्टा T is tends to 0. In that case, I instantaneous will become dq by dt। आपको ध्यान है जब भी बहुत टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल हो जाता है तो हम डायरेक्टली क्या लिख देते हैं उसको? इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल हम लिख देते हैं। तो I इंस्टेंटेनियस विल बी इक्वल टू dq बाय dt। ठीक, अब यहाँ से इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। ठीक, यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ नहीं हो रही। ठीक है, तो यूनिट ऑफ करंट क्या है? यूनिट ऑफ करंट यहां से निकालें तो यूनिट ऑफ करंट विल बी, चार्ज किस में यूज करते हो आप? कूलाम में, टाइम इन सेकेंड। ठीक है, तो यूनिट ऑफ करंट क्या आ जाएगी? यूनिट ऑफ करंट विल बी कूलाम पर सेकेंड। ठीक, यानी यूनिट ऑफ करंट इज कूलाम पर सेकेंड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, और इसी क्वांटिटी को हम कह देते हैं एम्पियर। इस क्वांटिटी को क्या कहते हैं? एम्पियर, जो कि आपने बेसिक 7 फंडामेंटल यूनिट्स जब आपने पढ़ी थी, 7 फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ फिजिक्स, ठीक है, जो एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग, उनमें से एक ये भी है। इसको हम डिफाइन करेंगे पर नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो यूनिट ऑफ करंट क्या हो गई? एम्पियर। ठीक, डायमेंशनल फॉर्मूला इसका आप निकालेंगे अपने आप। आपको कूलाम यानी चार्ज के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला पता होगा, टाइम आपके पास ऑलरेडी टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, तो आप एम्पियर यानी करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेंगे। नहीं भी निकालेंगे तो सीधे सीधे आ जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला a⁻1। ठीक है, सो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? चलिए, क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो आगे चले। अब इसके आगे बात करते हैं कि करंट आइदर इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी और इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक तरह से यूँ कह सकते हो कि बहुत सारी कन्फ्यूजन है इसमें कि क्या करंट स्केलर है या करंट वेक्टर है, लेकिन हम इसके बारे में एक जनरल इन्फॉर्मेशन जो आपसे पूछ ली जाती है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ जाता है। ठीक है, क्या है करंट? क्या है करंट? के पास मैग्नीट्यूड होती है। हमने जब स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन किया था तो हमने क्या डिफ़ाइन किया था? स्केलर वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें कि मैग्नीट्यूड हो बस, और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ कुछ डायरेक्शन भी हो। यही डिफ़ाइन किया था। यानी हमने दो ही तरह की चीज़ें पढ़ी हैं या दो ही तरह के यूनिट्स फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं, आइदर दे आर वेक्टर और दे आर स्केलर। ठीक है, तो यानी करंट के पास मैग्नीट्यूड होता है, ऑफकोर्स होता है। करंट डायरेक्शनल है क्या? बिल्कुल है। करंट हमें पता है, आप 10th से पढ़ते आ रहे हो,
कि करंट जो है इट हैज़ अ डायरेक्शन ऑल्सो। क्यों डायरेक्शन है? क्योंकि हमें पता है करंट हमेशा हम पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक की तरफ ही ले जाते हैं, इसका मतलब डायरेक्शन तो है, ठीक। बट स्टिल इट इज़, इसका मतलब तो क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, इट शुड बी अ वेक्टर होना चाहिए, ठीक। लेकिन ये वेक्टर नहीं है, इट इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। क्यों नहीं है? इसका रीज़न है इट इज़ नॉट अ वेक्टर बिकॉज इट डू नॉट फॉलो, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्योंकि ये क्या नहीं फॉलो करता है? वेक्टर एडिशन का लॉ फॉलो नहीं करता है, इसलिए हम क्या कहेंगे? करंट इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी आप वेक्टर तो उसको लिखेंगे ही नहीं, फिर क्या है, ठीक। तो फिर ये है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों इट इज़ स्केलर क्वांटिटी? क्योंकि इसका एडिशन बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे नॉर्मल हम स्केलर क्वांटिटीज़ का एडिशन करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये आपकी सेकंड प्रायोरिटी रहेगी। लेकिन एक्चुअल में बात करें तो करंट इज़ अ टेंसर, एक नया वर्ड आपको मिल रहा है, टेंसर, ठीक है। ये आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, हायर स्टडीज़ में आप पढ़ेंगे, जो एमएससी करेंगे वही पढ़ेंगे, बाकी आपको 10th में बीएससी में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो टेंसर क्या है? टेंसर इज़, करंट को हम कहेंगे टेंसर, ऐसी क्वांटिटीज़ जो ना तो वेक्टर होती हैं ना ही स्केलर हैं, पूरी तरह से डायरेक्शन भी है, जैसे यही है, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन फिर भी वेक्टर के लॉज को फॉलो नहीं कर रही। तो इस तरह की क्वांटिटीज़ को हम क्या कह देते हैं? टेंसर, ठीक है। तो यानी आप यूँ मान लीजिए कि करंट को आपके पास आप ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शंस में अगर आपके पास स्केलर ही है, टेंसर नहीं है, तो आप क्या कर देंगे? उसको स्केलर लिख देंगे। जहाँ पर केवल स्केलर दे रखा है तो वहाँ स्केलर लिख देंगे, लेकिन अगर उस ऑप्शंस में टेंसर आपको दे रखा है तो करंट विल बी अ टेंसर क्वांटिटी। यानी आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी? प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आप क्या कहेंगे? करंट इज टेंसर, करंट इज टेंसर एंड, ये पहला पॉइंट, यानी सबसे पहले आप उसको क्या मानेंगे? टेंसर मानेंगे। बाद में आप कह सकते हैं करंट इज स्केलर, क्या कहेंगे? करंट इज स्केलर, यानी जहाँ पर ये ऑप्शन नहीं हो टेंसर वाला, वहाँ पर आप इसको स्केलर कह सकते हैं, वेक्टर नहीं कहेंगे बिल्कुल भी, ठीक। वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है ये, ठीक। सो ये ध्यान रहे। तो करंट इज बेसिकली अ टेंसर, बट अकॉर्डिंग टू यू, यू कैन राइट करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये ध्यान रखना। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक स्टूडेंट्स किसी को कोई डाउट है?